Assalamualaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I'm not a cricketer. My name is Anam Gohar और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। ओके जी, सो आज आप लोगों की पहली बार मैंने देखा, आज थोड़ी सी एनर्जी मुझे डाउन लगी, ऐसा क्यों? हमारा पैसे काट रहे हैं छोड़ दो एनर्जी डाउन आप मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है और कराची वाले जो लोग हैं वो इंटरनली कमजोर होते हैं, तो वो थोड़ी सी भी सर्दी आती है तो वो थोड़ा सा एक्सटर्नली भी कमजोर है। बिकॉज अगर आपने नोटिस किया होगा दीवारों पे सबसे ज्यादा जो चीज लिखा हुआ है मैं समझ मैं उस इलाज की बात नहीं कर रही थी, सर्दी की बात कर रही थी। आप किसी भी इस्लामाबाद लाहौर में भी चले जाएं तो मुझे लगता है कराची वाले बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। आई नो द रीजन व्हाई वी आर लिटिल डाउन, क्योंकि सर्दी आई थी 2-4 दिन के लिए, अब कल नहीं थी, यहाँ थोड़ी सी कम हो गई तो हम मायूस हो गए कि आप क्यों चली गई, वापस आ जाए। आपको नहीं निकाला, 25 दिसंबर से मैं दोबारा आ रही हूँ। कराची एक वाहिद शहर है जिसमें हर मौसम हो रहा होता है। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक होती है सर्दी, 10 से 2 बजे होता है समर, फिर उसके बाद फॉल आ जाता है, फिर रात के 7 से जो 9 है ना वो होता है रश का मौसम। अच्छा, कराची अजीब है। ये वहां पर कनेक्ट कर रहा है, आई मीन गैस वाला, मतलब जैसे कि इन्होंने बताया था एक प्रोग्राम में कि जैसे कि ये टाइमिंग्स सिलेक्ट की गई है गैस की, तो आपने भी वही टाइमिंग्स बताई है कि इन टाइमिंग्स पे जो है वो सर्दी होगी, तो आप लोग एहतियात करें। मे बी ये भी हो सकता है कि गैस ना आने की वजह से हम ठंडे पानी से शावर लेकर आए हो। मुझे याद आया कि फॉल फैशन के बारे में भी आज हम बात करेंगे, जैसे कि पहले अनम आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, यानी कि बच्चे हमारे पास एक, वैसे तो आप लोगों के सीरियसली आज प्रोग्राम के आगाज में ये बात हम कहेंगे कि आप लोगों के जो वॉइस नोट आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका जो फीडबैक आ रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे शो में जो है वो शामिल हों, तो आप हमारे नंबर पर जो है, जो हमें नंबर हमने दिया है उस पर, या ईमेल एड्रेस हमने जो आपको प्रोवाइड किया उस पर आप हमें जो है वो बता सकते हैं कि हमारे टॉपिक्स आपको कैसे लगते हैं। इसके साथ आप हमें ये बता सकते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। इसके बदले हम आपको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे पास जो हम आपको देंगे। लेकिन हमारे पास एक वॉइस नोट आया था जिसमें एक लेडी ने ये पूछा था कि जी जनाब विंटर वेकेशन आ गए और आखिर जो बच्चे, शरारती जो बच्चे होते हैं और घर में बैठे हुए होते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो मैं आज सोच रही हूँ कि हमारे प्रोग्राम का आगाज बाकायदा से इसी चीज पे हो और हम सब ये चीज बताएं कि बच्चों को किस तरह से, बच्चों की जो है वो जिस तरह से उनकी छुट्टियां होती है उसमें बच्चों की तरबियत क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सो कौन स्टार्ट कर रहा है, पहले बताना। अस्सू पंजुहार कबूतर डोली 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 आप एक्चुअली हम बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चे भी बच्चों में यही गेम्स खेलते थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर मैं ये खेलती थी, और वो जो वो गेम नहीं होती जो बचपन में आप रोड पे कुछ बनाते हो पत्थर या चौक से और उसके बाद या राइट पत्थर फेंक के, बहुत खेली और जो एक नाम से खेलते हैं और फिर आगे जाते हैं और फिर नंबर 3 पे जाते हैं, नंबर 4 पे गर्ल्स ज्यादातर। लेकिन शुरुआत में जैसे कि बच्चे हमारे विंटर वेकेशन है, बच्चे बड़े शरारती होते हैं, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक शेड्यूल बना दें जिसमें आपके बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो वालिदैन होते हैं वो अपने साथ साथ इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहीं ये जो 10 दिन की छुट्टियां होती है उसमें बच्चे हमारे सो तो नहीं रहे ज्यादा, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि आप ऐसा करें कि आप जैसे आप जिम जाते हैं तो अच्छी बात यह है कि आप जिम जा रहे हैं, इसी तरह से आप घर पे एक ऐसा ग्राउंड बना लें तो इसमें आप बच्चों को एक्सरसाइज कराएं, जो एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है। यानी कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि आपकी हाइट के लिए बहुत जरूरी होती है, और जब बच्चा छोटा होता है, जिस स्टेज में वो होता है, उस स्टेज में अगर वो एक्सरसाइज करे तो उसकी बॉडी जो है वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा तंदुरुस्त रहती है बल्कि बहुत जल्दी उसकी हाइट भी ग्रो होती है। तो आपने खाने पीने के साथ साथ जो है वो आपने शेड्यूल के मुताबिक एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और सना मुझे लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं, गेम्स का, जो गेमिंग है आजकल बच्चों को मैंने देखा है कि वो बहुत सारी ऐसी पबजी गेम्स खेलते हैं जिसपे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वायलेंट लाइक टॉर्चर कुछ करके वो गेम्स वो एंजॉय कर रहे होते हैं उस गेम को। बच्चे का जो जहन होता है, उसका जो दिमाग होता है, या बहुत आसान अल्फाजों में कहें कि बच्चों की जो नशोनुमा होती है वो बेसिक उसके बचपन से ही स्टार्ट की जाती है। लेकिन जिमिंग आप बुढ़ापे में जाके करेंगे ना, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, तो आप बचपन में ही बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिम्स, गेम, अब गेमिंग्स में भी ये कि
मैं ये कहूंगी, मैं अपने कजन्स को भी देखती हूँ कि उनके जो फादर हैं वो गेम्स में भी इस तरह की गेम जो बच्चे के जहन को ना ही इतना मिच्योर कर दे या इतनी वो चीजें ना कर दे कि उसका बचपना, उसका मासूमियत भी उससे छिन जाए। ठीक है, मतलब यू नो, अब मैं कैमरा के सामने इतनी खुली बात नहीं कर सकती, कुछ ऐसी भी गेम्स हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मिच्योर करने के लिए आप जो है वो वीडियोस गेम है, ठीक है। तो फुर्तीली जिसको कहते हैं ना, बच्चा एक्टिव हो, उसको जंपिंग वाली गेम्स आप खिला सकते हैं, पार्क में उसको कहें कि भागे, क्रिकेट खेल सकता है बच्चा। वैसे भी पाकिस्तान में तो हर गली मोहल्ले में मैंने देखा है कि माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे तो बेस्ट क्रिकेटर्स हैं और बच्चे ही हैं। तो गेमिंग इस तरह से करें, लेकिन जो भी है, अगर आप टीवी या कंप्यूटर में कुछ देख भी रहे हैं तो उसमें भी ये हो कि आपकी मासूमियत या आपका जो वो कहते हैं ना बचपन वाला जो कोई कहता है वो ना हो, हद से ज्यादा मैच्योर भी नहीं होना चाहिए। जो एज है, एज के हिसाब से बच्चों को रखें। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो भी आप गेम्स खेलते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो फेमस है वो तो पबजी है, जो मैंने सुना है, मुझे इतनी गेम्स के बारे में पता भी नहीं है। मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए अपनी गेम्स के लिए भी, बच्चों को भी आप लुक आफ्टर करें और बैलेंस लेकर चलें कि ज्यादा ज्यादती जो होती है हर चीज में जो है वो आपको नुकसानदेह होती है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज करना घर में तो मुनासिब नहीं है, आप उनको पार्क ले जाएं, पार्क जाके उनकी एक्सरसाइज करवाएं, और मुझे लगता है वहां पर खेलते कूदते भागते दौड़ते जो है वो उनकी ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सरसाइज भी होगी, उनको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, तो वो जितना भी खाना पीना अपना खा रहे होंगे वो हजम हो जाएगा। जैसे कि बच्चों की जहनी तरबियत है वो कैसे होनी चाहिए, जैसे कि हम घर पर होते हैं और बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर पाते, और उनकी जो जहनियत है वो अकेले रह रह के कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है। आई मीन वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो बच्चे जो है वो कोई भी एक्टिविटी को चूज कर लेते हैं और वो उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो माँ बाप में या घर में कोई भी उनको एक्टिविटी उनको मजे की नहीं लगती जितना उनको एग्जैक्टली, तो वो अपनी चीजें जो है वो खुद ही सर्च कर लेते हैं। वो बच्चों की जहनी तरबियत जो है वो काफी ज्यादा है, वो नुकसानदेह होती है। तो जरूरी है कि आप उनको जो है वो थोड़ा सा बताएं, तारीख के बारे में बताएं, उनको जो है वो इस्लाम के बारे में बताएं। इस तरह से आप जब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, तो उनकी जहनी नशोनुमा जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो लेट मी कीप इट वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइसली कि बच्चों की जब स्पेशली वेकेशंस होती हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, मुझे नहीं लगता कि हम जब छोटे थे मुझे कोई बोले बेटा आप जाके एक्सरसाइज करो, मैं तो जाके फोन पे गेम खेल लूंगी या कार्टून देख लूंगी या सो जाऊंगी या अपने पसंद की चीज, पापा चीजी दिला दे मुझे, करेक्ट यही वर्ड में बोलती थी। तो ऐसी चीजें मुझे यार मतलब बहुत फैसिनेट करती थी। तो बच्चे बिल्कुल, मैं अभी तक एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढ पाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, कल करूंगी और वो कल आज तक नहीं आ रहा है मेरा। तो नाउ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि बच्चों का कैसे जो है हम छुट्टी वाला वेकेशन का दौरान अच्छा गुजार सकते हैं। भाई आप उन्हें कार्टून्स दिखाएं, फोनिक्स पोएम आती हैं, इन्फॉर्मेटिव आते हैं कार्टून्स। जान नाम के कार्टून्स मेरी छोटी बहन खुद देखती है, इतनी वो बड़ी फैन है। छोटा भीम की फैन है, वो ना देखें, वो टोटली नॉन फिक्शन नॉन रियलिस्टिक, 0 रेटिंग मेरी तरफ से, बट जान दिखा सकते हैं, उसमें अच्छी चीज सिखाई जाती है। बड़ों का कैसे अदब करना है, आपको जिंदगी में क्या वो रखना चाहिए, नजरिया रखना चाहिए, आपको कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं वेरी सिंपल और वेरी हेल्दी टिप्स। कोको फिल्म है एक, वो भी जरूर देखिएगा। फैंटास्टिक, आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा ओपिनियन था, आपने क्या क्या बच्चों को करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ शायद आप उससे डिसएग्री करें, कि जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं मत जाएगा, बिकॉज जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ शायद जो माँ बाप हैं वो इम्प्लीमेंट करें अपने बच्चों के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि माँ बाप जो हैं वो परेशान हो गए हैं अपने बच्चों से, क्योंकि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। बच्चों को कहाँ इन्वॉल्व करें, कहाँ उनकी एनर्जी को रिलीज करवाएं ताकि वो तंग ना करें। तो मैं 2 सजेशन देता हूँ आपको। एक सजेशन है जो चाइना करता है, ऑप्शन ए है। चाइना क्या करता है, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, चलो भाई ये ओलंपिक का 100 मीटर का रनर बनेगा, अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू। उसने बच्चे ने जिंदगी में कोई और काम नहीं करना, वही करना है, ठीक है। ऑप्शन 2, सारा साल वो पढ़ता है बच्चा, उसको एक रूटीन फॉलो कर रहा होता है। ये स्कूल सिस्टम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो खराब है। ये जो निजाम है ये बनाया इसी वजह से कि सबको एक जॉब हासिल करने के लिए या जॉब के लिए काम करने के लिए आप पढ़ाते हैं। बिल्कुल। स्कूल में बताता हूँ कि एलिफेंट है, टाइगर है, बिल्ली है, बंदर, इन चारों को खड़ा कर दो, आप बोलेंगे दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, तो जो हाथी तो नहीं चढ़ पाएगा ऑब्वियसली, बाकी शायद चढ़ जाए। तो जो हाथी है उसकी स्ट्रेंथ कुछ और है। ये जो टाइम है इसमें बच्चे को एक्सप्लोर करने दें कि वो क्या करना चाहता है, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। देखिए सिंपल सी बात, आप जितना भी बाउंड करेंगे, जितना वो कहेंगे बेटा ये नहीं करो वो नहीं करो, वो ज्यादा करेंगे। आप छोड़ दें बेटा ये चीजें, आप बताएं क्या करें। आपको गेम्स खेलनी है, ठीक है, पबजी खेलें। पबजी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है,
लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं महीना, यू हैव नो आइडिया। पाकिस्तान से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं अपनी यूट्यूब पे स्ट्रीम करके वीडियोस पबजी। गेम इज वेरी वॉयलेंट है, नहीं है, वो बात की बात है। यूनिस पबजी वाली अवेयरनेस हमारी यहाँ पे बहुत टिपिकल है, माइंडसेट तो नहीं है और आ भी नहीं पाएगा। बैन कल्चर है ना हमारा। और सेकंड जो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पबजी में गेमिंग में करना चाहे, अगर पबजी में गेम खेलना चाहता है उसको खेलने दे, अगर वो कार्टून्स देखना चाहता है उसको देखने दे, वो शायद दुनिया का जाके एनिमेटर बन जाए। पता मसला क्या है, हमारे यहाँ क्या है, कार्टून देखे टाइम बर्बाद कर रहा है, वो इंस्पायर हो गए, शायद पाकिस्तान का नाम रोशन कर दे, ऑस्कर जीत ले एनिमेशंस में जाके। इट्स अबाउट कि बच्चे जो 5, 6, 7, 10, 12 साल छोड़ दें उसको एक्सप्लोर करने दें, उसका जो इंटरेस्ट है उसको करने दें, और इंशाल्लाह वो आगे जाके अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करेगा। क्योंकि अब आई हैव सीन किड्स 12, 13 साल के, 10 साल के बच्चे जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, वो स्ट्रीम कर रहे हैं चीजें और पैसे कमा रहे हैं। यूनुस आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि आपने मेरा भी एक नजरिया बिल्कुल ठीक किया कि हाँ जितना बाउंड करेंगे तो बच्चे पे क्या होगा कि वो कहेगा कि मुझे इस काम के लिए मना किया जा रहा है, इस काम में ही कुछ खासियत है तो वो करेगा। लेकिन बात यही है ना कि हम माँ बाप को जब एडवाइस दे रहे हैं, माँ बाप बेहतर जानते हैं, हम सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, माँ बाप बेहतर जानते हैं। मैंने अपनी सिस्टर को देखा है, वो बिल्कुल अभी न्यूली मॉम बनी है, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर छोटी छोटी चीजों में डरते हैं, सेंसिटिव होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता वो ये चीज देखे, इस पे ये इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो चीज उनके साथ होती है। लेकिन आपकी बात से ऑब्वियसली कि आपकी एज 7 है तो 7+ वाले कार्टून से दिखाएंगे, 18+ वाले मत दिखाएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक सिंपल चीज है पोस्चर, ये ठीक करने में माँ बाप अपने बच्चों का, ये जा रहे बच्चे, ये जा रहे हैं इनके कमर में घूंसे मारे ताकि यूं हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी नानी दादी अगर आपकी जिंदा होती है, आप छोटे थे, तो वो पढ़ जाएगा नानी दादी का कमर सीधी हो गई। आज के बच्चे यूं जा रहे हैं, यूं चलते हैं, ये प्लीज बच्चों अब कमर सीधी करो, स्पाइन कॉर्ड आ गया मसले होंगे। वन थिंग मोर कि आप एक्सप्लोर वाली बात जो करें भाई, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मेजर पॉइंट है, वो ये कि बचपन में जो शौक होता है ना एक्सप्लोर करते करते कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़े होकर वो एक्टर में ही तब्दील होता है। वो ना शौक होते वो बचपन वाला शौक कभी आप पूरा नहीं कर पाते। यूजुअली मैं देखिए बात बता रही हूँ। और दूसरी बात ये है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को आप एक्सप्लोर करने दें, लेकिन उनका जहन ना बनाए कि आपको ये करना है। लेट देम एक्सप्लोर एंड देम डिसाइड, बिकॉज़ इन द एंड इट्स देयर लाइफ। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये एक्सप्लोर की बात हो रही है, मेरा दोस्त है पप्पू, वो बहुत एक्सप्लोर करता है। पप्पू से आप प्लीज मिलवाएं ना। मैं मिलवाऊंगा, अल्लाह से पनाह। I'm a huge fan, मैं तो पप्पू की फैन हो गई। पनाह कह रहा हूँ। पप्पू कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। अच्छा। वो कहते हैं कि मैं रणवीर सिंह का फैन था, उसके इतने लंबे बाल, वो यूं करता था, इफ यू कैन सी इट। जी, एवरीबॉडी हैज सीन दैट। अब ये जो रणवीर सिंह की वीडियो क्लिप है, इसको देख के वो गंजा हो गया, बिकॉज उसको इतनी बुरा लगा है रणवीर सिंह। और उन्होंने उस वीडियो में, वो एक फिल्म है इनकी सूर्यवंशी, उन्होंने मुझे उसका क्लिप भेजा, आई हैवंट सीन द मूवी। तो उस क्लिप में जो थी वो बड़ी जनरल बात थी, ये नहीं कि कोई स्टोरी हो, क्वांटिटी, ऐसा नहीं था, जनरल बात थी रिगार्डिंग पाकिस्तान। वो कुछ टेररिस्ट है, उनकी तरफ से पाकिस्तानी टेररिस्ट है जो अक्षय कुमार की गर्दन पे यूं गन रखी हुई है, पता नहीं क्या चाकू रखा हुआ है, और कह रहे हैं अबे काट दे अक्षय कुमार की गर्दन, उनका वेस्ट क्यों कर रहा है, ये भी ड्रामे है ना इनके। तो रणवीर सिंह उठ के बोलते हैं, ए भाई साहब ये वो आप जो टेररिज्म कर रहे हैं ये ना कीजिए, बिकॉज आपकी वजह से क्या होता है, टेररिज्म से टूरिज्म कम हो जाता है, आपके मुल्क में लोग छुट्टियां मनाने नहीं आते। अंकल टॉम, मैं आपको बता रहा हूँ, अब अंकल टॉम, रणवीर सिंह, मिस्टर दीपिका, लिसन टू मी, दीपिका के कपड़े पहनने वाले, शादी करो, बीवी के कपड़े पहनते हो आप। टूरिज्म का बता दूं, पाकिस्तान इज ऑन 44th व्हेन इट कम्स टू 200 कंट्रीज। टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, तालियां। एक मेजर सर्वे है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज आर मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड, तालियां। और सबसे मजे की बात, इंडिया टॉप 10 में आता भी नहीं टूरिज्म के, बहुत सारी गालियां, और सॉरी गालियां। तो ये मैं आपको बता दूं, टूरिज्म की बात तो एक क्लियर होगी। फिर रणवीर सिंह कहते हैं, मिस्टर दीपिका कहते हैं, मिस्टर दीपिका पादुकोण की सलवार कमीज पहन के साड़ियां, मैंने तो साड़ी भी नहीं देखा दीपिका पादुकोण की पहन के घूम रहे, पीछे दीपिका पादुकोण कह रही है मुझे इसके वो पहनने पड़ते कुर्ता पजामा। उल्टा सीन चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया इनका। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारी वजह से जो टेररिस्ट है, बकौल उनके टेररिस्ट है, वो बोलते हैं कि ये आईपीएल जो वसीम, मिसबाह, ये लोग जो है, इन आप लोगों की वजह से इनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। अंकल टॉम भी नहीं बोलूंगा मैं, अंकल टॉमी बोलूंगा, ठीक है। अंकल टॉमी, एक चीज समझे, हरकतें टॉमी वाली है। आईपीएल आया 2008 में, पहला एडिशन, उसके पहले एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और उनके बहुत ज्यादा पैसे थे, शोएब अख्तर था, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे।
PSL आया 2015 में एंड पूरी दुनिया का सर्वे कि जो PSL है इट्स बेटर देन IPL। तानिया, IPL इज ऑल अबाउट मनी, पूरी दुनिया कहती है। PSL इज अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट, कम टाइम में हो जाता है, और IPL बहुत लंबा चलता है। PSL मैं को आपको मुझे बता कहते पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है। एक है टाइम मिल्स के नाम से क्रिकेटर है, वो 12 करोड़ में सिलेक्ट हुआ IPL में, हमारे यहाँ 30 लाख में करके गया। तो प्लेयर वही आ रहा है, आप पैसे ज्यादा दे रहे हो और कोई चीज नहीं है। मैं आपको कुछ क्रिकेटर्स के नाम बता दूं जो IPL खेलते हैं। ऑब्वियसली IPL का बजट ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, बट PSL का बजट कम है। मैं आपको कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम बता रहा हूं जो कि IPL भी खेलते हैं, PSL भी खेलते हैं, और आपके कम पैसों में, तो आपको वो लूट रहे हैं। टॉमियो, यूनिस, IPL जो होता है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाती है, मतलब खुल के कहा जाए तो चंदा के पैसों पे ज्यादा किया जाता है। PSL हम अपने दम पे खेलते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने कायनात। मैं आपको बता दूं जो टॉप 10 प्लेयर्स इंटरनेशनल, फैफ डु प्लेसिस है साउथ अफ्रीकन, ठीक है, क्रिस गेल द मास्टर, जो काला बोलते हैं रेसिज्म वाले में नहीं, क्योंकि हम काला पसंद करते हैं, हम लोग रेसिज्म नहीं, हम काला बोलते तो प्यार सकते हैं। वो कल्ले इधर आ, तो क्रिस गेल काला बेस्ट, उसको ब्लैक ब्यूटी बिल्कुल। मोहम्मद नबी अफगानिस्तानी प्लेयर, बेस्ट नंबर 1 T20 ऑलराउंडर, ठीक है जी। डैनियल क्रिश्चियन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, फिर इमरान ताहिर हमारे लेग स्पिनर। क्रिस लिन इतना अच्छा हिटर है, वो कोई 10 करोड़ या 9 करोड़ इंडियन रुपीस में हुआ, हमारे यहाँ 40 लाख में करके गया वो, वही काम। और पूरी दुनिया का लेजेंड्स की बात करने, जो बॉलिंग क्वालिटी है, जो मैच की क्वालिटी है, वो PSL की ज्यादा एज कंपेयर टू IPL। मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड कप से पहले IPL का टूर्नामेंट हुआ था T20 का, IPL का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, लंबा टूर्नामेंट हुआ था, दुबई में हुआ था, दुबई जहां पे वर्ल्ड कप मैचेस हुए। इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्यों? बिकॉज आपके उसमें क्वालिटी नहीं है। कैच पकड़ने की परसेंटेज बता दूं मैं आपको, 82% है PSL में, और IPL में अराउंड 79 to 80% है। और आपको सबसे मजे की बताऊं, पूरी दुनिया बोलती है कि अगर IPL का बॉलिंग जो है उसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेना है। ये सियासत से आपको हमारे बॉलर्स की जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। IPL इन योर फेस। यूनिस, ये वही लोग हैं जो मुंह छुपा रहे होते हैं कि जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया का क्या हाल हुआ। ये तो ऐसा बोला हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उसकी तो फिर हमने इंडिया के जो है रिश्ते ढूंढने लगे कि यार ये किसी का कुछ करे यार, इसकी इज्जत बचाए। एनीवेज, कमिंग टू आखिरी पॉइंट, बोलते हैं कि फवाद खान, अली जफर, आतिफ असलम, ओह माय गॉड, कंट्रोवर्शियल का काम चला गया। अरे बेरोजगार हो गए, अरे भूखा फवाद खान बैठा, मैं भूखा मर रहा हूँ, भूखा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो रहा मिस्टर दीपिका। सीन ये है कि फवाद खान की जो फैन फॉलोइंग है, ये एक वीडियो है, ये देखना, 10 सेकंड का मैं क्लिप दे रहा हूँ, 10 सेकंड तक हम लगा सकते हैं, ये क्लिप देखें। आतिफ असलम से पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि इंडियन मूवीज में जो पाकिस्तानी गाली देते हैं, आपको कैसे लगता है? आतिफ असलम, थग लाइफ, या टोपी आई, यहाँ सिगरेट आई, यूं चश्मा उड़ता हवा में आया। उन्होंने बोला वैसे ही लगता जैसे ही वहां पे फिल्म बनती है पाकिस्तान में, तो इंडिया को गाली देते हैं। तो व्हाट अ मैन ही इज। अगर फवाद खान की बात हो रही है तो ट्विंकल खन्ना बैठ के कॉफी विद करण कह रही है, वो कहता है करण जौहर, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, who is the best खान? ट्विंकल खन्ना कहती है why did you add फवाद खान and answer this question? करण जौहर खत्म, मुंह गूंगा हो गया जबान पे, ये चल गई दीपिका पीछे। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। फवाद खान को इंपोर्ट किया आपने अपनी फिल्म को हिट करने के लिए। सोनम कपूर वाज अ फ्लॉप एक्टर बिफोर खूबसूरत। आतिफ असलम ने इंस्पायर किया पूरी जनरेशन को। जितने भी इनके यंग सिंगर्स हैं उनसे पूछो हु आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम? आतिफ असलम। जीना तेरे बिना 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 मर जाओगे। और रणवीर सिंह, देखे मैं कहता हूँ पप्पू, रणवीर सिंह की भी गलती नहीं है, बेचारा थोड़ा नफसियाती है। जो रोहित शेट्टी है ना, जो जिसने फिल्म बनाई है, बेसिकली उसका स्क्रिप्ट और एक्टर को बोलना पड़ता है, बट वो बोल सकता था कि मैं इतना क्रॉस नहीं करूंगा। बट हैविंग सेड दैट, इंडियंस यू आर लूजर्स। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक। जैसे कि इंडिया ने हमें कुछ वाहियात और कुछ घटिया किस्म की बातें की हैं हमारे इंडस्ट्री को लेके और हमारे एक्टर्स के बारे में, जो उनका हमेशा से गिरा हुआ जो उनकी सोच है ना, वो शोकेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल भी अपनी ना इस नाकाम कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। बिकॉज सबको पता है कि हमारे एक्टर्स जाके उनको इंस्पायर करते हैं और उनकी लड़कियां फैन है हमारे एक्टर्स की। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे लड़के नहीं है इस शेप के, स्ट्रक्चर के, इस लुक्स के। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर लें,
आपके सारे लोग मरते हमारी अदाकार पे हैं, तो बेहतर है कि आप अपने गिरेबान में झांके, और आपको तो हम मुंह पे ऐसी तमाचा मारते रहते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मेरे पास एक अच्छी खबर है, लाइक खुशी की खबर है, और वो ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं पेंडेमिक था, तो कोविड में हज और उम्रा तो हो नहीं रहा था। 2020 में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द प्लेनेट के हमने हज या उम्रा नहीं किया था, टोटली सब कुछ बैन था। बट नाउ इट्स अ गुड न्यूज, और गुड न्यूज बच्चों के हवाले से, सिंस वी स्टार्टेड आवर शो विद किड्स, तो किड्स के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है कि 12 साल और 12 साल से जायद उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो अब हज और उम्रे की अदायगी माशाल्लाह से अदा कर सकते हैं, और वापस से खुल चुकी हैं हज और उम्रा हुकाम की जानिब से। ये अभी नया ही कानून बोल सकते हैं, एक तरह से लॉ पास हुआ है, और उसमें 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे वो 2021 में अलाउ नहीं थे हज और उम्रा की अदायगी के लिए, बट नाउ वो सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो खुल चुकी हैं। तो ये क्योंकि जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सना खान का आप सबको पता होगा, जिन्होंने रिसेंटली इंडस्ट्री से उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं करूंगी, तो मैं सना खान का वीडियो देख रही थी, वो आई गेस गई हुई उम्रा के लिए माशाल्लाह अपने हस्बैंड मुफ्ती अनस के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ये चीज देखते हुए मुझे लगा कि मैं वो लोग जो हज या उम्रा, हज तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, वो तो अपने वक्त पे अदायगी होगी, लेकिन उम्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फैमिलीज वो ये सफर करती है कि उनके बच्चों को छोड़ के जाना होता है। चले 12 से छोटे जितने भी बच्चे हैं वो तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो इस तरह से नहीं होते मेंटली प्रिपेयर, लेकिन 12 से शायद आजकल बच्चे माशाल्लाह बहुत, और अभी वैसे भी लेकर जाना, यू नो दैट कि कोविड है उसमें वो भी नहीं है ना, अभी इस तरीके से कोविड नहीं है, आप कर सकते हो, इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। इसलिए मैं ये न्यूज लाई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो न्यूज इस वजह से नहीं देखते कि न्यूज चैनल जब भी लगाओ उस पर इतना लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब भी कुछ ना कुछ अजीब ही बता देते हैं। आपकी बात से मैं ऐड करूंगी, लास्ट ईयर आपको पता होगा कि जैसे कि उम्रा और हज नहीं कर पाए, और वो जो समा था और वहाँ की जो चीजें थी वो हम इतना मिस कर रहे थे, और मैंने वहाँ पे वीडियोस देखी, सबसे जो अमेजिंग चीज थी ना वो मैंने क्या देखी कि कबूतर जो है वो उम्रा कर रहे थे, आई मीन वो तवाफ कर रहे थे, मतलब मैं वो देख रही थी, मैंने कहा कि मतलब वो जो जगह है वो खाली नहीं छोड़नी, मतलब वो फिल है। मगर वही बात है कि हम लोगों के गुनाह और हमारी इतनी मिस्टेक्स और इतनी खताएं हैं कि जैसे कि 2 साल में इतना पैंडेमिक रहा और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग जो है वो उम्रा और हज नहीं कर पाए, वो जगह खाली थी, हमारा दिल और कलेजा अंदर से फटता था कि मतलब काफी सारे लोग होते हैं कि आप अगर वहां के आई मीन एयरपोर्ट तक भी पहुंचते हैं ना, अगर किसी का नहीं लिखा ना, चाहे वो उम्रा हो या हज हो, आप वापस आ जाएंगे, कोई ना कोई आपकी पॉइंट से आपको वो वापस आपको आना पड़ेगा। अच्छा उर्शिया, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर ये चीजें हम लोग सब ये जब बात करते हैं, क्योंकि यही हमारे शो की खासियत है कि हम हर तरह की बात करते हैं, हम दीन से रिलेटेड बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, इवन दौरे कदीम की बात करते हैं। हज हम सबको पता है मुसलमानों का एक अहम रुकन है, ठीक है, आपको ये चीज अदायगी करनी, आपके पास अगर देखिए अल्लाह तमाम लोगों को हज करवाए, उम्रा करवाए, आमीन, लेकिन ये चीज ऐसी है कि हमारा ईमान है कि हम खाना काबा, अब दोबारा अगर बात साइंसी बहस के साथ नहीं करना चाहती, लेकिन ये हमारा बिलीव है कि अगर हम खाना काबा के गुलाब को चूमेंगे या हाथ लगाएंगे तो हमें शिफा मिलेगी। स्टिल ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं वो उस टाइम पे भी, कोविड के टाइम पे जब बंद कर दिया गया था, उम्रा नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने, काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप खोले, हमारा तो ईमान है कि हम खाना काबा को देखते ही हमें शिफा याब हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों में है, लेकिन अब शुक्र है कि तमाम उन लोगों के लिए जो तरस रहे थे अपने बच्चों को उम्रा करवाने के लिए, खुद उम्रे पे जाने के लिए, और वो चीज जो है ना दोबारा, और मैं यूनस यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह आप सबको यहाँ पे तमाम जितने लोग हैं उम्रा करना, मैंने उम्रा जब पहली दफा किया था, I was shiver, like मैं शिवरिंग कर रही थी और मेरी आईज मैं खोल नहीं रही थी, और मेरे काफिले में जो लोग थे और मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि खाना काबा सामने, तो वो उस टाइम ऐसा डर लग रहा था कि एक मोमेंट होता है कि ऐसा डर लग रहा था कि ये गुनाहगार आंखें कैसे वो मंजर देखे, अल्लाह का घर, उस टाइम आपको एक अलग ही आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं। तो आई विश कि अब इन चीजों से तमाम लोग जो जाना चाहते हैं वो दोबारा जा सकें। मैं कायनात के पास एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, छोटी सी बात ऐड करूंगी, फिर आपको पूरा टाइम दूंगी। मैं कायनात से एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। वाकई में जब आप एक इमेजिन करें ना, जब आप नमाज पढ़ते हैं कि सामने जो है वो खाना काबा है और आप नमाज पढ़े, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको ऐसी वाली एक पावर और एक एनर्जी आएगी, आप बिलीव नहीं कर सकते। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात की आपने जी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव सीन कपल्स माशाल्लाह से, जो अभी जो विंटर्स ये शादी का सीजन होता है, तो शादी के बाद मेजॉरिटी कपल्स
उम्रे के लिए एक्चुअल में जाना चाहिए। कल्चर बड़ा अच्छा है। Yeah. Having said that, आपके सामने हाजी यूनुस साहब बैठे हैं। Okay. तो मैंने हज किया हुआ है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। Yes, I was very young. I did with my family. I was born in Saudi Arabia, so I did Hajj at the age of 11 or 12. आज से आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ रही है। पहले वाले के दिन। लेकिन मुझे वो लोग इतने अजीब लगते हैं, आपकी बात नहीं कर रही, आप मत समझिएगा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो लोग हज करते हैं, उम्रा करते हैं, उसके बाद भी उनके जो मतलब वो गुनाह करना नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात है, देखिए हज आप क्यों करते हैं, उम्रा आप क्यों करते हैं, ताकि आपके अंदर कोई तब्दीली आए। बहुत बड़ी चीज होती है कि जब आप किसी जगह जा रहे हैं, एक पाक जगह जा रहे हैं, वहां पर सेक्रीफाइस आपकी अंदर पर्सनैलिटी में आपके बहुत जरूरी है कि आप सेक्रीफाइस करना सीखे। एक जो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अना करते हैं, अना परस्त होते हैं, आप अपने अंदर लचक रखे, अना रखे। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ हम सब ने एक दिन खाक में जाना है और खाक हो जाना है। किस चीज की? I want to clarify कि देखिए इंसान तो हज करे, नमाज पढ़े, सब करे, उसको हिदायत भी मिल जाए, उससे भी गुनाह हो सकता है, ठीक है, उससे भी गलती हो सकती है। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है, कि आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका? आप माफी मांगे। आप जितनी बार माफी मांगेंगे अल्लाह ताला माफ करेंगे। और एक टाइम आता है कि शैतान भी थक जाता है कि अल्लाह जी इसने अभी गुनाह किया, फिर माफी मांगे, अल्लाह ने माफ कर दिया, तो फायदा नहीं। ये बैड इन्वेस्टमेंट है शैतान की तरफ से। इनका रिश्ता मजबूत है। तो ऑब्वियसली देखें, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये बड़े हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है काबा की। बेशक। मुझे एक चीज होता है, मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या टाइम्स होता है कि यार दुआ कर दे मेरे लिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज समझ नहीं आती, काबा है, आप फोन लेते हैं, किसी की फोटो होती है और वो फोटो दूसरे फोन से खींचते हैं और भेजते हैं, और वो बंदा इधर पाकिस्तान में बैठा फेसबुक पे लगा रहा होता है कि ये मुझे सोचता है ये क्यों करते हैं, क्या इसमें क्या होता है? अच्छा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ऐसा किया है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जो है वो वहां पर जाऊं और खास तौर पर करबला भी जाऊं मैं। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ऐसा किया है कि जब वो वहां पर जाते हैं तो मेरी जो तस्वीर है वो रखते हैं, उसके बाद वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। देखिए इसमें यही बात है कि इन चीजों में कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना समटाइम तो ये भी होता है, कायनात शायद मेरी बात से रिलेट करे, कि एक छोटी सी चिट होती है जी, लाइक पर्ची में, एग्जैक्टली वो अर्जी जो है, जब भी आपको कोई वो आप मानते अल्लाह से ही है, लेकिन वो एक आपका एक कह सकते हैं कि प्यार करने का, एक्सप्रेस करने की एक आदत होती है। तो पर्ची में ना आप कोई भी आपकी विश या कोई दुआ जो आप करना चाहते तो अर्जी करके, जो बंदा जा रहा है कहीं पर, ये मेरी अर्जी वहां तक पहुंचे, एटलीस्ट वहां की मट्टी तक वो चीज पहुंच जाए तो आपको थोड़ा सुकून मिलता है। बट आई बिलीव कि वो तो यहाँ बैठा हुआ है, बेशक ही सो क्लोज, यू से कि अल्लाह ये देखे नाइंसाफी हो रही है। But you know, बेशक ये तो हकीकत बात है, लेकिन अगर हम ऐसा, हमारा बिलीफ है बेशक इसमें है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोचे कि अल्लाह हमारे दिल में है तो हमें हज करने के लिए वहां जाने की जरूरत तो नहीं है ना। आप मकाम है तो जरूरी है। और आपकी इस बात को सेकंड करते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस में लोगों ने ये या तो खुद किया होगा या किसी के लिए किया होगा, इवन मैंने किया, मेरी वालदा की पिक्चर वो तो याद नहीं, शुक्र है आपने करा नहीं, आपने किया। नहीं, मैंने किया और तमाम लोगों के लिए किया। अच्छा देखें, हर चीज को पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। लोग तो पॉजिटिविटी में भी कहीं ना कहीं बहाना ढूंढते कि किस तरह से हम, कुछ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, उन्हें शिफा चाहिए होती है। मैंने उन लोगों को देखा कि वो कहते हैं दुआ करें। अब दुआ देखिए, सब कुछ अल्लाह ने करना है, बेशक सब कुछ अल्लाह ने करना है, वसीला आप समझ सकते हैं, लेकिन आपने मांगा उन्हीं से। तो लोग कहते हैं कि हमारी तस्वीर को मस्त कर देना। अगेन वही बात आती है कि व्हाट यू बिलीव, लोगों को जिस तरह से बिलीव करते हैं उस तरह से शिफा भी मिलती है। तो पिक्चर का भी यही होता है कि हम ना जा सके तो आप हमारी शिरकत वहां पे। तो बहुत अच्छी ये ईमान और फेथ की बात है। मुझे लगता है समटाइम्स आपके पास पैसे होते हैं और आप नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने भिजवा दिया, वो रुक गया, तो ये नियत से होता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी होते ना, लेकिन अगर आपकी नियत, देखिए ये सच्ची बताऊं, अल्लाह पाक का बुलावा है ये, इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स। बेशक वो जिसको जब बुलाना चाहे, भले उसकी उस वक्त फाइनेंशियली इस्तात के बाहर भी हो, तो भी वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह पाक जिसको जब अपना दर्द दिखाना चाहे, इंसान की क्या औकात है। अगर आप जो नहीं जा पाए वहां पे और जो चले गए, उनसे पूछेगा, when you enter there the energy is totally different। आप दुनिया से कट जाते हैं,
आपको कोई दिमाग में You कोई feel चीज नहीं peace. होती, and that is the very peaceful moment of your life. वाकई में यूनस, जैसे कि पीस और एनर्जी हम लोगों को वहां पे जाकर मिलती है, वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं मिल सकती, और जो वो सुकून है ना वो कहीं भी नहीं मिल सकता। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि घर में भी हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो हम सुकून फील करना भी चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता, वो वाकई में वहीं पर ही जाकर मिलता है। आप सोचे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जब आपने सोचा ही होता है, जब आप सफर पर भी होते हैं तो आपको एनर्जी और आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। इसी खूबसूरत नोट पे, ये तो मतलब हम लोग ये खूबसूरत भी नहीं कह सकते, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत नोट पर, हसीन जिसे कहते हैं, खूबसूरत और हसीन तरीन नोट पर जो है हम लोग ब्रेक पर चलते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गपशप में हमेशा हमारा मकसद, या इस तरह से कह लें कि हम लोग चाहते हैं कि हम आप सबको एजुकेट करें, एंटरटेन करें, और साथ ही साथ कभी ऐसा समा बन जाता है यहाँ पर कि हम लोगों के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही न्यू होती है। क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमारे मोतबर को एंकर्स हमें डे बाय डे सिखा रहे हैं, और सिखाना इंसान जो है ना, ये हमारा एक बिलीव है, तमाम इंसानों का बिलीव है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का बिलीव है कि इंसान अपने मौत तक सीखता है, कब्र तक जाने तक सीखता है। और यही चीज है कि हम लोग डे बाय डे इतना ज्यादा कहीं ना कहीं खुद मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें खुद जब अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, हमारी पर्सनालिटी और ग्रूम हो रही है। तो मैं आज आप सबसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही पुरस्कार है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी तहकीक की गई है कि उन चीजों के बारे में या उन जगहों के बारे में कि वो बहुत पुरस्कार है कि आज तक लोगों ने उसके बारे में मिथ्स कह लें या कॉन्स्पिरेसी कह लें कि बहुत सारी चीजें, और किसी को रियल आंसर नहीं पता। उसमें बरमूदा ट्रायंगल भी है, काफी ऐसी जगह है। लेकिन जो किताब के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों की है कि अगर आप कोई किताब, लोगों को ना अक्सर बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, और कुछ बुक्स ऐसी होती है जो पूरी दुनिया में बैन है, या ऐसा कह लें कि वो बुक्स जो है बहुत पुरस्कार होती है तो लोग वो ज्यादा सर्च करते हैं। तो जब मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ तो मैं साथ ही साथ ये कहूंगी कि प्लीज अगर आप इस किताब के बारे में तहकीक करना चाहते हैं तो किसी अच्छे मकासद या अपने आप को नॉलेज देने के लिए कुछ ऐसी चीजें ना करिएगा कि बाद में उसका आपको साइड इफेक्ट हो। तो पहले ही बताने से पहले मैं आपको ये बात और आगाह करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। किताब का नाम है अल शम्स अल मुअर्रिफ अल कुबरा। ये एक ऐसी किताब है जो इस दुनिया में बहुत पुरअसरार मानी जाती है। इस किताब के अंदर कुछ ऐसी चीज है, देखिए इंसान जो है ना क्या बिलीव करता है क्या नहीं करता, साइंस बहुत डिफरेंट बिलीव करता है, लेकिन अगेन बीइंग अ मुस्लिम हमारे कुरान हमारे लिए एक ऐसी माशाल्लाह से हमारी जो होली बुक है उसमें तमाम चीज़ों के बारे में बयान है, और हम उस पर यकीन करते हैं क्योंकि ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। यकीनन आप लोग भी उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन कुरान में जिन्नात का जिक्र है, जादू टोने का जो है जिक्र है, तोड़ भी दिया गया लेकिन जिक्र है, तो दैट्स मीन कि वो चीज़ है बिल्कुल। तो मैं इसी चीज के बारे में कहूंगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अमलियात, किताब इस तरह की वो किताब है। जब मैं पढ़ भी रही थी तो मुझे था कि मेरा मकसद कुछ और था, आप लोगों को सबको एजुकेट करना, लेकिन इस किताब के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत रूहानी और अमलियात और जिन्नात को काबू कैसे किया जाता है, इसका जो किताब का जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। हम इसको एग्जैक्ट ब्लैक मैजिक नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कुरानी आयात भी हैं, इसमें कुरानी आयात भी हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन ये किताब एक ऐसी है कि जिसमें अगर खुल के कहा जाए तो एक इंसान जिन्नात को अपने कब्जे में कर सकता है, लेकिन वो इंसान को भी, उस इंसान को भी इतना नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आम इंसान उठ के या मैं उठ के उस किताब को पढ़ने लग जाऊं, और ये किताब जितने भी लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, इस किताब का मैं बता देती हूँ, 622 आफ्टर हिजरी जो ये किताब जो है अरबी जबान में लिखी गई, और ये किताब लिखने का इसमें बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं या बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ हैं या वजीफे हैं जिससे आप जिन्नात पर जो है कब्जा कर सकते हैं। तमाम मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो, अब की बात नहीं करी कि जो दीवारों पे लिखा होता है कि बंगाली बाबा, ये बाबा, वो बाबा। अगेन देखिए ये बात बहुत सेंसिटिव है और इस बात पे हम सब जितने भी लोग अपना इनपुट भी देंगे तो हम इसका खास ख्याल रखेंगे कि आप इन चीजों को अपने ऊपर किसी और वे में ना लेकर जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एंड के तौर पर है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस किताब के बारे में। ये किताब जो है सऊदी अरेबिया और तमाम इस्लामी मुल्कों में बैन है। ये किताब आप नहीं पढ़ सकते, ये किताब आपको इंटरनेट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुयस्सर है, लेकिन ये किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इस किताब के बारे में
मैं एक और सारी चीज आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लोग मुख्तसर। मिसयूज करते होंगे, मे बी इसलिए बैन हो तो। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि मिसयूज करते होंगे तभी इस किताब को बैन किया जा रहा है, लेकिन बहुत मुख्तसर से ये है कि मैं आपको 2-3 चीज बताऊं ताकि मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। ये किताब जो है 622 आफ्टर हिजरी जो है, लाइक अगर बहुत आसान अल्फाजों में तो सना क्या कहेंगे इसे? 6वीं सदी हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। इस सदी में इसमें बहुत ही मालदार ताजिर था जिनका नाम था मोहम्मद बिन अली बिन जायद। वो इतने मालदार ताजिर थे। अब आप में एक लालच होती है कि मैं इतना मालदार हूँ, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे जिन लोगों के अंदर देखें ये चीज होती है ना, हवस होती है, Lust for money never ends. एग्जैक्टली। तो वो लोग कभी ना कभी गलत चीजों को भी अपनाते हैं। तो उन्होंने इस किताब को खरीदा, डबल ट्रिपल पैसे देके इस किताब को खरीदा कि इस किताब में जो जिन्नात है मैं उन पे कब्जा मतलब उनको अपने कब्जे में लाकर उनसे बहुत और ज्यादा मालदार हो जाऊंगा, पावरफुल मैन हो जाऊंगा, अगर खुल के ये कहा जाए तो। इस किताब का जो है उनका ये था कि वो ये किताब पढ़ना चाहते थे, तो क्योंकि उनके पास इतनी दौलत थी तो वो और ज्यादा मालदार होना चाहते थे। तो उन्होंने ये चीजें, देखिए ये सारी चीजें मैंने कहानी सुनी, उसने कहानी सुनी नहीं, जो अगर आपको देखा जाए ना तो वाकयात भी पहले के दौर में रावी होते थे। रावी उन्हें कहा जाता था जो लिखते थे, जो सुनते थे, लिखते थे, और कहीं ना कहीं ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है कि उस मालदार शख्स का ये बयान था कि वो जब इस किताब को खोलते थे तो उन्हें सामने एक काली स्याह नुमाई दियो टाइप का एक चीज नजर आती थी, जैसे वो हॉल कहते थे। ये हॉल स्पेसिफिक वर्ड इस चीज के लिए इन्होंने यूज किया कि हॉल था, और उनको देखते ही वो बेहोश हो जाते थे और फिर दोबारा वो किताब बंद कर देते। जितनी बार उन्होंने ट्राई किया तो उस टाइम उस दौर के जो बहुत बड़े आलिम थे उनसे उन्होंने राब्ता किया, तो उन्होंने ये किताब, इतनी एक्सपेंसिव किताब उन्होंने खरीदी, मतलब डबल ट्रिपल पैसा, और जिस मकसद के लिए खरीदी वो मकसद पूरा नहीं हो, लेकिन वो किताब उन्होंने उस आलिम को दे दी जो बहुत मोतबर और बड़े आलिम थे। और मैं आपको बता दूं, बस बहुत एंड वाला पॉइंट है जिस पे मैं थोड़ा खुद शॉक हो गई, फिर आप लोग अपना इनपुट दीजिएगा। इस किताब को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन इस किताब को पढ़ने वाला एक ऐसा शख्स था। दौरे कदीम में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिकॉर्ड करना या किसी इंसान का नाम या फिर उसका कबीला, तमाम चीजें जोड़ना, और मतलब जाहिर सी बात है वो बहुत पुराने इंसान थे, लेकिन इनके बारे में ऐसे नाम और इनके कबीले के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन इस शख्स को जो लक़ब दिया गया था जिससे ये बहुत मशहूर हुए थे, अलसई का। अलसई का लक़ब देने वाले इंसान को, या अलसई जो इंसान थे, उन्होंने ये किताब पढ़ी। वो पहले शख्स थे जिन्होंने किताब पढ़ी और वो बिल्कुल एंड तक पहुंच गए थे इस किताब को खत्म करने में। तमाम वज़ाइफ उन्होंने पढ़े और उन्होंने बताया इसके आखिर के वज़ाइफ में ये था कि आपने पाक और साफ होकर कब्रिस्तान में जाके इबादत करनी, अगर जिन्नात को आपने कब्जा करना है। ये आज भी लोग करते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत दूसरी वे में उनको बोला, तो उन्हें उस टाइम कब्रिस्तान में नजर नहीं आया। बाकायदा पूरी अगर आप देखें तो अलसई के बारे में ये है इंटरनेट के, उनका क्या बयान था, ये हिस्ट्री, मतलब वही कहते हैं नस्ल दर नस्ल ये चीज चलती है। तो उन्होंने कहा कि उसमें ये किताब में बहुत ही वाज़ा लिखा हुआ था कि आपने कब्रिस्तान जाना है तो बिल्कुल पाक और साफ होकर जाना है और इबादत करनी है। तो क्योंकि उन्हें अंधेरे में नजर नहीं आया, वो एक कब्र के ऊपर चलते हुए, वो बिल्कुल कच्ची कब्र थी, वो गिर गए, तो उनके कपड़े सारी चीजें नजिस हो गई, तो जिसपे वो जिन्नात वो कहते हैं ना कब्जा, जिन्नात अपने काबू में नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद वो बहुत अरसे कोमा में रहे, उस टाइम बहुत अरसे कोमा में रहे। जब वो होश में आए तो उन्होंने तमाम वो चीजें बताई, उस किताब की वज़ाइफ और सारी चीजें, और लोगों ने यकीन किया क्योंकि बहुत बड़े बड़े आलिम उनके पास गए थे और उन्हें उस किताब के बारे में बहुत नॉलेज था। तो जिससे लोगों ने कहा कि वाकई इन्होंने किताब पढ़ी। और साही, जिनका नाम अल-साही, उनका ताल्लुक यमन से था। तो आज भी इस किताब को कहा जाता है कि लोग नहीं जानते कि किताब कहाँ है। हार्ड कॉपी जो है इसकी कहीं अवेलेबल नहीं। यूनस इसकी बहुत सारी कॉपियां निकाली गई, लेकिन आज तक इसकी कॉपियां कोई भी इस किताब के वज़ाइफ को नहीं पढ़ पाया। जो भी पढ़ना चाहता था या वो मजनू हो जाता, मजनू या तो पागल दीवाना हो जाता था, या उसकी पुरस्रार तरीके से मौत हो जाती। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वही किताब है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक लाइब्रेरी में जो है वो दीवार के अंदर इसे कहीं छुपाया हुआ है, शायद मे बी, क्योंकि मैंने एक किताब के बारे में पढ़ा था। मुझे क्योंकि कुछ ऐसी जो अजीबोगरीब चीजें होती हैं उनके बारे में मेरी बहुत बड़ी रिसर्च भी है, तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है। तो मैंने, मतलब मुझे किसी ने कहा था कि एक किताब है, जो भी इस किताब को पढ़ता है उसे मौत वाक़ई हो जाती है, मतलब वो मर जाता है। तो अब जब पढ़ना चाहेंगे ऐसी किताब, एग्जैक्टली मैं पढ़ना चाहूंगी इस तरह की किताबें। जब हम पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज तो है, वो ये है कि जहाँ कोई हमें मना करता है ना
कि ये चीज हमारे लिए ममनू है, ये हम इंसानी नहीं करते। फितरत है आई थिंक। हाँ, इंसानी फितरत। तो जब मुझे ये पाकिस्तानीज़। चीज एग्जैक्टली तो जब मुझे ये चीज पता चली कि ये चीज ममनू है, खैर मैंने इसे बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा ढूंढा, मुझे नहीं मिली, बहुत ढूंढा शदीद वाला, लेकिन किसी की तरफ से मुझे जो है वो नहीं मिल रही थी ये किताब। लेकिन मैंने इसके बारे में लास्ट में यहाँ पहुंची कि एक लाइब्रेरी है जिसकी दीवार के अंदर जो है वो जैसे अनारकली को चुन लिया ना, इसी तरह इस दीवार को भी चुन लिया गया। काश इस तरीके से हम अपनी हुकूमत भी चुनते। काश I'm not talking about the current हुकूमत तो। लेकिन खैर हम ये कहेंगे कि देखें, जैसे कायनात ने प्रोग्राम के अपने टॉपिक के आगाज में ये बात कही, जिन्नात होते, यस हकीकत बात है जिन्नात होते, लेकिन ये कहना कि मेरे घर में असरात हैं या मेरी चीजें इधर उधर हो रही हैं या ऐसा कुछ, देखें जो आप सोचते हैं वो आप देखते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप देखेंगे नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आपकी जहनी नशोनुमा है आपको उसका ख्याल रखना है, अच्छी चीजें देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। बेशक सना, वाकई में आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि इंसान जितना भी सोचता है कि ये चीज़ें हैं या वाकई में है, जिन्नात कुरान में बात है तो डेफिनेटली ये चीज़ है, बट वही बात है कि आप लोग ऐसी चीज़ों में जाके बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि वो सादा घर भी होगा या नॉर्मल सादा घर भी होगा ना, तो उसमें भी आप अपनी चीज़ें ज्यूम करना शुरू कर देते हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल घर में चेयर भी आप खुद भी कहीं खुद से रख देते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा ये चेयर मैंने वहां नहीं रखी। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे मैंने खुद वो कपड़ा उठा के खुद ही रखा होगा और अम्मी से पूछ रही होंगी कि नहीं मम्मा आपने तो नहीं रखा, वो बोलती मैंने तो नहीं रखा। तो वो फिर वही बात होती है कि आपने खुद से चीजें कर लेते हैं, फिर आपको याद नहीं रहता। बट आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं यहाँ पर असरात हैं, यहाँ पर जिन्नात है। जिन्नात हैं, मगर वो बात है कि जहां पर नहीं है वहां पर भी हम लोग जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, बस मैं एक बात बता दूं, आपने बोला कि वालदा आके आपको बताती हैं, जो माएँ हैं ना पाकिस्तान की वो जादूगर है। आपको नहीं मिलेगा, मम्मा मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे, बेटा अलमारी में देखो, आप पूरी अलमारी निकाल के छोड़ देंगे, आपको नहीं मिलेंगे। मम्मा नहीं मिल रहे, मम्मा आई बेटा ये पड़े हुए, और माँ आप जादूगर हैं, मम्मा कहती जी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई कायनात, माय फेवरेट टॉपिक, द बुक नेम ऑफ अल-हदूद, बहुत मुश्किल नाम है, अल-शम्स अल-मारूफ अल-कुबरा। अल-शम्स अल-मारूफ अल-कुबरा, ठीक है। एक और बुक है कोड गिगस के नाम से, इट वाज द लार्जेस्ट एक्सटेंट मेडिवल इल्यूमिनाटी मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है जी, एट द लेंथ ऑफ 92 सेंटीमीटर। 92 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज, और ये इल्यूमिनाटी की बाइबल भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपने बुक बात की, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं दुनिया में जिधर इल्यूमिनाटी या शैतान काबू करने की करते हैं। ये आपको नॉर्मल पता है कि जो भी काला जादू करना चाहता है वो कब्रिस्तान पहुंच जाए, चिल्ला काटे हो जाता है। जल्दी से स्टोरी बता दूंगा आपको एक बंदे की, बट बिफोर सेइंग दैट मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। इट वाज नॉट कोड गिगस, इट वाज कोडेक्स गिगस, डजंट मैटर, आप डालें ना डालें, इट्स अ बैड बुक, तो डोंट रीड इट। मैं बताता हूं एक स्टोरी। एक बंदा काला जादू की बात कर रहे थे हम कि काला जादू क्या होता है, चिल्ला काटे, आप पाक साफ हो, वहां जो भी करना करो, वो मुझे मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, ना मुझे इतना पता है। एक बंदे ने उसकी वो मोहब्बत करता था किसी खातून से, उस खातून किसी और से उसकी शादी हो गई। अब उसने कहा कि मैं काला जादू करूंगा ताकि वो खातून अपने शौहर से तलाक लेके मुझसे शादी कर ले। उसने किया। काला जादू का सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो आप पे उल्टा पड़ जाता है। वो बंदा पागल हो गया, बरहाना रोडों पे घूम रहा था, लोग उसको कपड़े पहनाते, आगे जाके फिर उतार देता। ये इफेक्ट होता है। अब आ जाए इसकी बुक पे। देखिए सिंपल सी बात है, आप कोई सी भी बुक उठाएं, आपको कोई बुक की जरूरत भी नहीं। आजकल इंटरनेट ऐसा है, आप बैठे बिठाए किसी पे भी काला जादू कर सकते हैं, बट उसका जो इफेक्ट है वो आप पे पड़ेगा। एक और चीज है शैतान की पूजा करना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सैटेनिक बाइबल भी है, एक सैटेनिक रिलीजन भी है। दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। लोगों ने एक चर्च बना लिया जहां पे वो शैतान की पूजा करते हैं या प्रे करते हैं, व्हाटएवर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप काला जादू करेंगे तो आपके साथ इधर भी बहुत बुरा होगा, आखिर में बुरा होगा। बेशक हकीकत बात है। कायनात, आप जो ये टॉपिक लाई है, पहले तो मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ, बहुत ये एक हसास मुद्दा है और जो हमारे देखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें नहीं पता होती और किसी और चीज में उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन ऐसी बातें, ऐसा नॉलेज या अवेयरनेस जरूर उनको इसमें दिलचस्पी आती है कि सुने। लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि इसकी वर्सेस उसमें थी कुरान पाक की, उससे ब्लैक मैजिक होता था, वो जिन्नात पे रूल करना चाहते थे। स्पेसिफिकली जो इस बुक का पर्पस था, इस तरह की और भी बुक्स हैं और पुराने दौर में
ऐसी स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बहुत सारी होती थी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ दिस बुक, मैं इस बुक की बात नहीं करी, मैं ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक ना देखने वालों को गुमराह या मैं कोई गलत चीज नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसी चीज देने के या बताने के हक में नहीं हूं, तो मैं बहुत अपने लफ्जों को नाप तोल के फिल्टर करके बोल रही हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए, क्योंकि आजकल बहुत हसद का दौर है और लोग किसी को काटने के लिए, बुक तो क्या ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं कि बैठे बैठे किसी की जिंदगी खराब है, किसी का करियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो मैं इसलिए इस चीज पे बहुत ही कम बोलना पसंद करूंगी। बट और ये किताब कोई पढ़ नहीं सकता, ये किताब जादू की नहीं है, मैं दोबारा बता दूं, ये किताब जादू की नहीं है, ये किताब पुरस्कार है, ये किताब आप जिन्नात को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इन जैसे या मुझ जैसे या आप जैसे आम इंसान नहीं, बहुत बड़े आमिर या बहुत बड़े मौलवी। तो मैं दोबारा ये क्लियर करूंगी कि इस किताब को अगर आप सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पढ़ ही नहीं सकते, सिर्फ कवर देखेंगे तो ही आपके जो लाइक वो कहते हैं ना सेंस वो बंद हो बट एज यू टोल्ड मी कि वो जो साहब थे जिन्होंने बुक रीडिंग करने की कोशिश की थी और वो इख्तिताम तक पहुंच भी गए थे, बट सामने जब भी खुलती थी तो एक दो उनके सामने आ जाते थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बुक्स अगर अभी कोई अवेलेबल होगी तो जरूर पढ़ने का इंसान का दिल करेगा, लेकिन बात वही हो जाती है कि थोड़ी सी हमारे इस्लाम और मजहब से हटके चीज हो जाएगी। वैसे तो अगर आप कहते हैं कि इस्लाम में कुरान पाक की आयत को उल्टा करके भी पढ़ें तो वो भी नहीं करना चाहिए, उसका भी ब्लैक मैजिक से ताल्लुक है, बट ना करें इस तरह की बातों पे यकीन ना करें, क्योंकि इन द एंड हमारा एक ही अल्लाह है, एक ही रसूल है और जिंदगी एक ही दफा मिलती है, मरना भी एक ही दफा है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीजों के बारे में मैं सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आई हैं, इससे आई एम श्योर लोगों के इल्म में बहुत इजाफा आपकी बात में एक चीज मैं ऐड करूं, देन उर्शिया मैं आपकी तरफ जो है वो पॉइंट चाहूंगी कि आप भी अपना इनपुट दें। मैं यहाँ पर आपने अभी बात कही कि जो किताब में आपने कहा जादू टोने से आपने रिलेट किया ना, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं जब भी ये बात बताती हूँ कि मैंने इस चीज पर बहुत बड़ी रिसर्च की थी, तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान नहीं बताता उसने क्या फील किया क्या नहीं फील किया, ये सारी चीजें होती है। देखिए जब मैं एक आई थिंक 2 साल के लिए मैंने ये रिसर्च की थी और इतना की थी कि मैं 10 दिन के लिए मैं अपने ही घर पर, अभी तो ये कोरोना तो अभी आया, आइसोलेशन हमने अब देखी, लेकिन मैंने 10 दिन के लिए अपने ही घर पर एक रूम बनाया ताकि मैं फोकस रह सकूं, और 10 दिन के लिए मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। उस वक्त जब मैं इन चीजों के बारे में पढ़ रही थी, समथिंग कुछ ऐसे तावीज कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ यू करके शेप्स में कुछ लिखे हुए तावीज होते हैं, तो जब मैं उनको रीड करने लगी, क्योंकि एक था मुझे जानना था कि ये आखिर क्या है, जिसमें मैं फिर दूसरी जगहों पर गई कि क्या होता है क्या नहीं, तो उसमें जो इस तरह की जो समथिंग कुछ लिखी हुई होती है वो एक काउंटिंग होती है, जिसको फिर आप अगर फर्दर उसकी डेप्थ में जाए तो आपको पता चलेगा उसका क्या मतलब है क्या नहीं। उसके बाद मुझे ये फील होता था, क्योंकि मैं इस चीज में बिल्कुल मेरा दिमाग जकड़ रहा था, तो मुझे फील होता था कि मैं अगर नहाने जा रही हूँ तो कोई चीज मेरे आसपास है, मैं सो रही हूँ तो कोई चीज मेरे आसपास है। जब मैं बहुत ज्यादा इस चीज में, एक होता है ना आप बिल्कुल उस चीज में डूब गए, तो इसके बाद मैंने ये चीजें फील की कि मैं कहीं पर भी जा रही हूँ मुझे ऐसा फील होता था कि कुछ तो है मेरे आसपास, या मैं सो रही हूँ तो मुझे कुछ फील हो रहा है। मैंने ये बात जब अपनी फैमिली में डिस्कस की कि ये चीज है, मैं इसी से मुताल्लिक पढ़ रही हूँ और इसी से मुताल्लिक चीजें भी देख रही हूँ, फिर मुझे पता चला कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग के एक हिस्से में वो चीजें रह जाती है, और जब वो चीजें रहती है तो सिर्फ जो हमारी वो एक आइडिया होता है, यस, मतलब एक आप देखें ना सबकॉन्शियस, हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो चीज देख रहे हैं, और जो चीज देख रहे हैं वही चीज हम पढ़ भी रहे होते हैं। तो ये कुछ अगर आप कहते हैं, क्यों कहते हैं बच्चों को जब तक उनका दिमाग बड़ा नहीं होता कोई भी भूत वाली फिल्म्स उनको मत दिखाए, क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज रह जाती है। मैं सिर्फ यही चीज कहूंगी कि कोई भी किताब, कोई भी दुनिया में चीज आपकी जान नहीं ले सकती, आपकी जान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। वाकई में जैसे कि आपने ये बात बताई कि कोई ना कोई कोना ऐसा दिमाग का होता है, ये वहां पर जाकर फिक्स हो जाती हैं चीजें जब आप ये चीजें देखना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग मूवीज भी देखते हैं तो मूवीज से भी रिलेटेड हमें ऐसी चीजें होती है, नॉर्मल भी मूवी देखते हैं तो वो भी स्टोरी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है, और उसके बाद हम जब ख्वाब देखते हैं या मतलब आप सो रहे होते हैं या वैसे वैसे आप जैसे कहते हैं ना
पावर नैप लेना 10 मिनट का 15 मिनट का, उसमें भी आप जो है वो आप चीजें को सोच भी रहे होते हैं और आप देख भी रहे होते हैं। और जैसे कि बुक से रिलेट मैं एक बात करूंगी कि वाकई में इन्होंने बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर आई है, वाकई में अवेयरनेस के तौर पे ये लोगों को पता होना जरूरी है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है, और इसकी जुस्तजू में जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं मैं है। बस एक आपको बता दूं, एक बड़ी खतरनाक मैजिक बुक की बात हो रही है। उस बुक में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी शुआएं निकलती हैं, जी जो शुआएं निकल रही हैं जिससे बंदे वो हो रहे हैं। इट्स अ पावरफुल बुक, दैट व्हाट यू आर सेइंग। उसके वो जो होता है ना सिंपल लिख देंगे भाई ये पढ़ लो ये हो जाएगा, वो नहीं है। इट्स अ मैजिकल बुक। मैं आपको बताता हूँ, साहिवाल में आई वाज वेरी यंग, अराउंड माय मदर इज फ्रॉम पंजाब एंड मैं साहिवाल गया था, तो आई स्टिल रिमेंबर व्हाट हैपेंड कि एक फैमिली थी हमारे पड़ोस में, जहाँ हम रह रहे थे पड़ोस में एक फैमिली थी जहाँ पे लड़की की शादी नहीं होती। उस लड़की के साथ क्या होता, जब भी उसका रिश्ता आता वो उस पर साया आ जाए, ठीक है। अब रिश्ता जब शादी की बात हो उस पर साया आ जाए, मौलवियों को बुला लिया, सबको बुला लिया, सबको भाई क्या मसला है, बोलते कोई ऐसा जिन है जो जब भी इसकी शादी उससे मोहब्बत करता है या कुछ भी करता है, ये जब उसकी शादी की बात होती है तो इस पे हावी हो जाता है, तो तभी ये मसला। ये टाइम गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरे, वो नाखून मारे, वो चीखे चिल्लाए, वो लोग पुश करे, ठीक है। नॉर्मल जो एक औरत की पावर है उतनी वो कर रही थी। फिर एक टाइम चला, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हम लोग कुछ छुट्टियों के लिए जाते थे 15-20 दिन, तब हम नेक्स्ट ईयर आए, क्योंकि हमारे दिमाग में था कि क्या हुआ उस लड़की का। तो हम नेक्स्ट ईयर आए पंजाब, हम साहिवाल में, तो हमने देखा कि पता चला कि वो जो लड़की थी उसने कोई बुक पढ़ी है, लोग कह रहे हैं उसने बुक पढ़ी है, लेकिन उसका एंड सोल्यूशन क्या हुआ कि उसने कोई किताब पढ़ी जिसकी वजह से उस पर हावी हो गया फलाना ढिमकाना। फिर बाद में हमें पता चला कि वो लड़की एक्टिंग कर रही थी, वो किसी से मोहब्बत करती थी और एक्टिंग कर रही थी कि मेरी शादी ना हो। ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है। एक मिनट, बट इट्स ऑल इन योर हेड। माना ये सब आपके जहन में होता है और आप जो पढ़ रहे होते हो आप पे हावी होता है, लेकिन यू कांट डिनाई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यस, हम तो नहीं कर रहे हैं ना, हम कभी भी इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत ही मैं क्विकली बोल के मैं चाहूंगी कि ये टॉपिक हम खत्म करके दूसरे हमारे जो न्यूज़ पर आए, लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगी क्योंकि ये बात मैंने की है और इस बात की जिम्मेदार भी, जब आप बात करते हैं तो आप जिम्मेदार भी आप होते हैं। दोबारा कहूंगी कि इन्होंने अपने मोतबर पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इस किताब का मकसद, इस किताब को बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इसे पढ़ें, आप इसके डिटेलिंग में जाएं। जादू टोना, लड़की से शादी, लड़के से शादी, किसी का कैरियर खराब करना, ये चीजें मैं तो बिलीव ही नहीं करती। जिन्नात है, कुरान में है। बाकी अगेन ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस, क्योंकि गपशप और गपशप की टीम का मकसद आप लोगों को आगाह करना, पुरस्कार चीजें, करंट अफेयर, आर्मी सतह पे क्या हो रहा है, तमाम चीजें बताना है। तो अब हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, क्योंकि बहुत डरा लिया, बहुत बातें कर ली। ब्रेक के बाद होगी आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक और नए टॉपिक पे हमारी डिस्कशन। वेलकम बैक। ब्रेक से आने के बाद हमारे पास एक बहुत ही हमेशा की तरह ब्यूटीफुल सी किसी की कोई वॉइस आई होगी आई गेस, क्योंकि हमारी जो पीछे की टीम है, ऑफ कैमरा टीम, थैंक्स टू दैट कि वो हमारे लिए रोजाना अच्छे से ब्यूटीफुल मैसेज का कलेक्शन रखती है। एंड आज हमारे पास कौन है और कहाँ से आए, चलिए हम वॉइस नोट सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और मैं लियाकताबाद कराची से बात कर रहा हूँ। लोग मुझे प्यार से राजा भी कहते हैं। तो हम लोग बेसिकली टेलर हैं और टेलरिंग का काम करते हैं। तो एक दिन सुबह हमारी मॉर्निंग, जो नॉर्मली हमारी मॉर्निंग होती थी, वो बड़ी बोर सी होती थी। तो एक दिन हमारा चाय वाला बच्चा जो हमारा है वो हमारे पास आया और आके बोलता है कि ये लीजिए चाय पिएं और गपशप लगाएं। गपशप, हमने पूछा ये गपशप क्या है, तो फिर उसने आपकी शो के बारे में हमें सब कुछ बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और आप हर चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, न्यू टैलेंट हमारे को दिखाते हैं और अच्छे एंटरटेनिंग टॉपिक वगैरह चीज़ें हमारे लिए लेकर आते हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो लोग हजरात हमारे घर पे बैठे हैं, बीमार हैं, किसी न किसी वजह से माजूर हैं किसी चीज़ को लेके, तो उन लोगों के लिए भी कोई टॉपिक आप लेकर आएँ, उनको हौसला देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। अगर कोई चीज़ या कोई टॉपिक आपके पास हो तो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना बहुत।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे मकसद को अचीव कर ही रहे हैं कि भाई जो है वो टेलर है और आपको मैं गिफ्ट भिजवाऊंगी, लेकिन गिफ्ट भिजवाऊंगी मैं, लाइक हमारी टीम भिजवाएगी, लेकिन फिर मेरा आप जो ड्रेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सी देंगे ना। राजा जानी, आपका एक और फ्री कस्टमर आ गया। पहले हम सिंगर से पासेस मांगते थे, हम फ्री में ड्रेस भी सिलवाएंगे। और यूनस नाम की तरह राजा थे तो राजा वाली ही बात की, कितनी खूबसूरत बात की, और यकीनन हम बताएंगे और मोटिवेट करेंगे उन लोगों को कि कहीं ना कहीं जिनमें जीने की या जिंदा रहने की होप खत्म हो गया है। इंशाल्लाह जरूर हम प्रोग्राम भी करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी हम लोगों ने ड्रेस पे बात की, ब्यूटी पे बात की, तो इंशाल्लाह आपके टॉपिक पे भी जरूर बात करेंगे। इंशाल्लाह जरूर हम आपके टॉपिक पर बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है वो इतना प्यार हमें देते हैं, जो कमेंट्स वगैरह आप लोग कर रहे होते हैं। सीरियसली थैंक यू सो मच, आप लोगों का जो ये प्यार फीडबैक आता है हम काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और इंशाल्लाह आपने जो टॉपिक बताया बहुत अच्छा है। नॉट ओनली द फैमिलीज के, मतलब देखिए बाहर जो मेल हजरात है वो भी देख रहे हैं, अवेयरनेस उनको आ रही है और वो कह रहे चाय और गपशप हो जाए, तो वाह भाई क्या बात। और यही तो हमारा मकसद है जी, जब भी मकसद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे मकासद भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें भी हमारे माइंड में आती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को आज बताऊं कि जो कंट्री अपने ऊपर बहुत ज्यादा, यानी कि उनको एक घमंड है अपने ऊपर कि पूरी दुनिया जो है वो उनकी गुलामी करती है और वो हमेशा राइट होते हैं, यानी कि उनका जो डिसीजन होता है वो हमेशा राइट होता है, तो जब उनका ये तकब्बुर और गुरूर टूटे तो कैसा लगता है? जाहिर सी बात है बहुत मजा आता है, सही वाला लगता है, गार्डन हो रही है, शुरू हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको बताऊं जी कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें ये चीज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही है कि पेंटागन के जितने भी फैसले होते हैं और वो फैसले करने के बाद जब हमले करते हैं तो उसमें लाखों या हजारों जो है वो मासूम लोगों की जान गई है। सना, मेरा आपसे एक सवाल है, ये पेंटागन क्या है और ये किस तरह काम करता है? क्योंकि हमें सबको तो पता है बट ऑडियंस को प्लीज आप थोड़ा वजाहत करके बताएं। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन यानी कि तमाम तर जो हमारे जितने भी ममालिक हैं उसका एक पूरा सिस्टम होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह अमेरिका का जो है वो डिपार्टमेंट है, जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है उसे पेंटागन कहते हैं। और 11 सितंबर 1941 को जो है ये इमारत बनाई गई थी, जो एक बहुत बड़ी इमारत है। और अगर इसके खर्चे के बारे में बताऊं तो 8.3 मिलियन जो है वो इसमें उस वक्त खर्चा लगा था अमेरिका की। यस, जाहिर सी बात है अमेरिका में बनी है, रुपीस तो होंगे नहीं यूनिस, तो उस वक्त जो है वो उस पे खर्चा आया था 8.3 बिलियंस का। लेकिन इसको जो है वो बहुत ज्यादा आप कह ले कि ताकतवर बिल्डिंग कहा जाता है, यानी कि पेंटागन जो है उसमें तमाम तर जंगे दोहम से लेकर तमाम तर जितने भी फैसले होते हैं, कौन सी कंट्री पर अटैक करना है, कौन सा न्यूक्लियर पावर किस पर छोड़ना है, ये सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ पेंटागन में ही होते हैं। मुझे एक बात बताएं सना कि न्यूयॉर्क की जो अभी इस पे रिपोर्ट जारी हुई है हालिया, और उसमें बच्चों की किस तरीके से जान ली गई है, सुनने में ये भी आ रहा है, इस पे भी थोड़ी सी वजाहत करें ताकि देखने वालों के लिए और इजी हो जाए। बिल्कुल अनम, मैं बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो ये रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें 1000 मासूम बच्चों की और जो हमारे खास तौर पे किसान भाई होते हैं उनकी जान ली गई। किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा अमेरिका का तकब्बुर गिराते हुए बताती हूँ कि 19 जुलाई 2016 को जो है वो अमेरिका ने एक हमला किया था, यानी कि काबुल की तरफ उन्होंने हमला किया था। और उन्होंने ये चीज बाद में करने की कोशिश की थी कि इसमें हमने लाखों जो है वो दाइश के जंगजुओं को मारने की कोशिश की और दाइश के जंगजू जो है वो इसमें हलाक हो गए। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई, उसमें ये चीज क्लियरली बताई गई है कि दाइश के जंगजू जो है वो उन्होंने, अगर 2016 की बात करें तो 2016 के अंदर इन लोगों की थोड़ा सा हाइप रेट थी क्योंकि इलेक्शन भी थे, तो इनको दिखाना पड़ता है कि हम अफगानिस्तान में किस तरह से काम कर रहे हैं। तो 2016 के अंदर जो है इन्होंने कहा कि हमने दाइश के जंगजुओं को हलाक किया, लेकिन दाइश के जंगजू हलाक नहीं हुए थे, बल्कि काबुल के अंदर जो है वो मासूम किसान और छोटे से बच्चे हलाक हुए थे और एक फैमिली के 4 बच्चों को जो है वो अमेरिका ने कत्ल किया था। इसके बाद नवंबर 2015 में भी जो है वो इस तरह का वाकया हुआ था। और इसी तरह अमेरिका के जो ड्रोन हमले होते हैं और जो वो अफगानिस्तान में हमले करने की कोशिश करता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चों की जान ली जाती है और उसके बाद उनका एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें कहा जाता है कि हमने आज इतने जंगजुओं को हलाक कर दिया, इतने हमने जो है वो टेररिस्ट को अटैक करके हमने मार दिया। बल्कि ये टेररिस्ट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आप मासूम लोगों का खून जो है वो आप चूस रहे होते हैं। अब सना आपने बहुत अच्छा बताया, 19 जुलाई को उन्होंने किया, 2016 में, 2015 में भी किया इन्होंने ये, क्योंकि इलेक्शन के करते बहुत अच्छी चीज है। मुझे बात बताएं, जो अपनी रिपोर्ट जो शाया हुई है, इस पे जो यूएस है या जो गवर्नमेंट है उसका क्या रिएक्शन है?
यूनुस देखिए, ये इतने बेहिस लोग हैं, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती हैं और आलमी ताकतें अमेरिका के सामने बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। जब अमेरिका के जो है वो बिल अर्बन यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांडर से जब इससे मुतालिक पूछा गया कि आपका क्या तासुर है, आपकी ये जो पेंटागन पर जितनी आपको ये घमंड है उसकी रिपोर्ट आई है और इतनी सारी गलतियां उनकी नजर आई है, उन्होंने जी बात का जवाब दिया है कि गलतियां तो सबसे होती हैं, पेंटागन से भी हो गई। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ कि गलतियां अगर आपसे होती है तो आपने जो अफगानिस्तान के अंदर मासूम लोग हैं उनको आप लोग कत्ल कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग ये तासुर देते हैं कि आप लोगों ने दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसका जो ये टर्निंग पॉइंट है सबसे इंटरेस्टिंग, वो ये है कि अमेरिकी जो लोग हैं उनके अंदर से भी कहीं ना कहीं ये चीज अब वाज़ेह तौर पे आने लगी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और अमेरिकी हुकूमत जो है वो गलत कर रही है, यानी कि अफगानिस्तान के साथ गलत कर रही है। अगर हम अफगानिस्तान की रिसेंट अभी सिचुएशन पर थोड़ा सा नजर डालें, जिसमें अभी ऐवान में ये चीज काफी ज्यादा जो है वहां पर आवाज उठाई गई है कि अफगानिस्तान के जो हमने बिल मुंजमद किए थे, यानी कि 2020 के बाद जो बिल उन्होंने मुंजमद कर दिए थे, तो अब ये अमेरिकी ऐवानों से आवाजें उठने लगी है कि उन बिल्स जो आपने मुंजमद किए उनको और उन अकाउंट्स को, असासों को खोल दिया जाए। एक आखिरी में वेरी शॉर्टली मैं आपको बताऊं, 20 सालों की जो है वो ये टोटल जिद्दोजहद है, जिसमें अगर मैं अफगानिस्तान के लोगों के बारे में बात करूं तो जी 84 लाख इंसानी इमदाद की अभी रिसेंटली जो है वो अफगानिस्तान में जरूरत है और 30% गिजाई जो यानी कि उनके पास खाना नहीं है, 30% जो है हाँ उसमें जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा नीड है और 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी अद्वियात की जरूरत है। अच्छा सना, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं, तमाम उन मुल्कों के बारे में बात करते हैं जो अपने आप में एक ऐसे डॉन या ऐसे मतलब कह लें कि चेहरा जो है उन्होंने दो फेसेस जो उनके नजर आते हैं कि कहता कुछ और है करता कुछ और है। अमेरिका पे सबसे ज्यादा मैंने बात की होगी अफगानिस्तान और अमेरिका को लेकर लास्ट काफी एपिसोड्स में भी। मैं अमेरिका के बारे में ये कहना चाहूंगी कि अमेरिका ही जब आपको मदद के दावे करता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, बीच में वो आपकी किस तरह से जो है आपको वीक करता है, ये अमेरिका के अपने इत्तेहादी जो है अब कहने पे मजबूर हो गए। आप लोग जानते हैं, ब्रेक पे बहुत शॉर्टली बहुत मुख्तसर सा बोलूंगे, देन हम ब्रेक पे जाएंगे। अमेरिका का अपना ही बनाया हुआ एक इदारा नेटो के बारे में तमाम जानते हैं लोग कि अमेरिका ने अपने इत्तेहादी मुल्कों को जो है अपने साथ लिया और अगर कोई भी मुल्क उनके अगेंस्ट बोलता है तो वो तमाम मुल्क जो है उस मुल्क के खिलाफ अटेंशन लगाते हैं और अगेंस्ट हो जाते हैं। अब नेटो में ही जो नेटो के तमाम इत्तेहादी मुल्क हैं अमेरिका के साथ, वो ही उसके खिलाफ हो चुके। तो यही बात है कि अमेरिका का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने अब आता जा रहा है, उन्हीं के इत्तेहादी मुल्कों के सामने आता जा रहा है। लेकिन एनीवेज अमेरिका इतना खास नहीं है, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट इतनी खास नहीं है, लोग तो हमारे लिए मोतबर है, तभी हम ये बात करते हैं। लेकिन अभी जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, क्योंकि बहुत हो चुका है अमेरिका को रोस्ट करना, लेकिन इसके बाद गपशप में मजीद गपशप बाकी है। वेलकम बैक। अभी हमने कितनी मजे की गपशप की है अपने प्रोग्राम में और मैं भी एक धड़कता भड़कता, जैसे कि कायनात हमेशा कहती है, तो मैंने भी कहा कि मैं भी आज धड़कता भड़कता जो है वो टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसे कि पेशावर का सबको पता है कि वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल जो है वो बातें होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में, अपने टॉपिक में हम बात करते हैं, तो वहाँ का जो मशहूर है, वहाँ की जैसे कि नमक मंडी है, जैसे कि वहाँ का किस्सा ख्वानी है, वहाँ की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ के जो लोग थे जब वो दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे, किसी और शहर में भी जाना होता था, तो वो लोग वहाँ पर बैठ के वहाँ की हिस्ट्री की बातें सुनते थे, टॉपिक सुनते थे, बड़े मज़े से इंजॉय करते थे वहाँ पर। तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पर घंटा घर, ये सारी चीज़ें वहाँ की बड़ी मज़े की हैं। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर जो स्पेसिफिकली जो मज़े के खाने हैं, आप लोगों को सबको पता होगा कि वहां पर जो फेमस है वो है चरसी टिक्का, फिर नमक हांडी, और ये बड़े मजे के जो है वो फेमस हैं। और आप लोगों को पता होगा घंटा घर, और ये मतलब ये जब सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है, मतलब वहां पे आप इंजॉय करते हैं जब आप लोग वहां पर जाते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा, आप नाम लेकर हमारी भूख जगा एग्जैक्टली मुझे खुद बहुत ज्यादा अच्छा, मैंने जब ये वीडियो देखी ना तो मुझे, आप स्पेसिफिकली तो बहुत कम लोग हैं जो वहां पर गए होंगे, तो बट जब मैंने वहां पर वीडियो देखी तो मुझे तो बहुत ज्यादा मेरे अंदर से ये फील आया कि नहीं, मुझे वहां पर जाओ और वहां की हिस्टोरिकल चीजें, वहां की मार्केट मतलब बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि नॉर्मली जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, मरी चले जाते हैं, वहां की जो मार्केट है वहां पर देखते हैं हम लोग ना, अजीब ही चीजें नजर आ रही थी। अच्छा ये चीज हमारे कराची में नहीं है, तो वही बात है कि पेशावर की जो सौगात है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो मुझे लगता है कि हम सबको जो है वहां पर जाना चाहिए। और अच्छा ये नमक हांडी की जो
बात है ये यहाँ पर भी पकड़ी, मगर वो वाला जो लज्जत है, वो मजे हैं, वो यहाँ पर नहीं है। उर्शी, ये खाना फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आप जितना इनका शाउट आउट नहीं, मगर मुझे अनम लगता है कि ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में लोगों को पता होनी चाहिए कि वहाँ की कितनी मजे मजे की चीजें हैं, जैसे कि किस्सा ख्वानी जो है वो पूरा खास तौर पे फूडी लोगों के लिए लेकर आई। यस, और जैसे किस्सा ख्वानी जो है वो पूरी एक मार्केट है, और वो पूरी स्पेसिफिकली जो फूड स्ट्रीट है वो है नमक मंडी, जो कि वहां पर जो फेमस हांडी है वो है नमकीन गोश्त जो वहां पर बनता है, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। मुझे लगता है यहाँ पर वो चीजें इतनी मजे की नहीं बनती होंगी, क्योंकि उन लोगों को ट्रिक्स पता है, उनको फार्मूले पता है कि वो कैसे एक्चुअल में कैसी वो चीजें। तो उन्होंने कौन सा खुद इजाद किया, वो भी कहीं ना कहीं से सीखते ही हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, ऐसे नाम जानबूझ के रखे जाते हैं ताकि जिसको नहीं भी खाना तो उसको एकदम से हंगर स्ट्राइक हो अंदर से और वो खाने का। अच्छा, ये कराची में भी है चर्सी टिक्का। एक बार हम सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यूं ही एक बार कहा चलो चर्सी टिक्का खाने चलते हैं। मैंने कहा ये कौन सी टिक्का है जिसे खाने के बाद बंदा। अच्छा वर्षा, आपने क्या मार्केट का नाम बताया? नमक मंडी? नमक मंडी नहीं, खाने की बात नहीं, मार्केट का नाम जहाँ पे फेमस खाने मिलते हैं। ये वैसे तो एक किस्सा ख्वानी पूरा जो है वो मार्केट है, उसमें स्पेसिफिकली जो है वो एक स्ट्रीट है जिसे नमक मंडी के नाम से जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। जी, किस्सा ख्वानी हो, नमक मंडी हो, जिन लोगों को नहीं पता वो पेशावर जाएंगे तो उनको पता चल गया। स्पेशली आपने फूडी लोगों के लिए देखें जो आप बात करिए, क्योंकि यही हमारे शो की खासियत है कि हम हर तरह की बात करते हैं, तो हमने फूडी लोगों को नहीं छोड़ा। इवन आप नाम ले रही थी तो मुझे भूख लगने लग गई। चर्सी टिक्का और नमकीन बोटी, मुझे पेशावर का और मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स कह लें, शिनवारी रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे मुझे ये जो अगर मैं स्पेसिफिक नाम लूँ तो पख्तून लोगों का रिवाज है, या उस तरह से कि ये मेहमान नवाजी में बहुत बड़ी बड़ी रोटियां, स्पेशली रोटियां। मैं तो कभी कभी रोटी देखती तो मैं कहती हूँ तो मतलब मैं खा भी नहीं सकूंगी, और इवन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप एक बाइट लेते हैं, 2 बाइट लेते हैं तो पता नहीं क्यों उसको देख के ही आपका पेट फुल हो जाता है। लेकिन जो आप खाने की बात कर रही हैं कि नमक हांडी, तो आई लव टू इवन लाइक टेस्ट, और मुझे जाना है वहां पर। चलो मुझे लगता है यूनिस के केपीके जो है ना इनको फंडिंग करते हैं, क्योंकि अक्सर शोज में ये केपीके की कुछ ना कुछ लाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम तो पूरे अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और मुझे जैकेट भी केपीके से आई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस्सा ख्वानी बाजार जो है बहुत मशहूर बाजार है पेशावर का। पेशावर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है। और मैं आपको ये बीच में फजल रहमान आ गया, वो आप इग्नोर करें। लेट मी टेल यू कि जो एक है वहाँ पे, नहीं ना वैसे ही बोले, बहुत अच्छा बोल रहा था। वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर कढ़ाई है जिसका नाम है जंगली कढ़ाई। उसमें आपको पुरान भी मिलेगा, उसमें आपको चिकन भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, उसके बाद बीफ भी मिलेगा, वो और वहाँ पे फजल रहमान भी मिलेगा। अच्छा, ये ना इसमें जो मजे की बात है ना, वो मैं आप लोगों को, मैंने कहा आप लोग सबके पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क के एक्टर्स हैं, उनका जो दादा परदादा जो थे वो वहां पर रहते थे, मतलब उनके घर थे, अब वो मतलब सेल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो है वो वहां पर बेच रहे हैं। वहां की जो बातें हैं कि मतलब आप देखें ना, हमारे पेशावर की बात ही अलग है कि वहां के इंडियंस जो है वहां के रिहाइश पजीर थे। दिलीप कुमार पेशावर के थे, और शाहरुख खान के दादा अबू भी पेशावर के थे। पेशावर का बहुत वैल्यू, मैं आपको आपने बहुत अच्छा बताया पेशावर का, लेकिन पेशावर का सबसे मशहूर चीज जो है वो आपको नहीं पता है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेशावर का सबसे बड़ा मशहूर चीज है वो है नस्वार। नस्वार खा के जो पठान बरादरी है जोश में आ जाता है। कुछ भी कहें, केपीके के जो लोग हैं वो बड़े कायम हार्टेड हैं और बड़े हॉस्पिटेबल हैं। अच्छा, यूनिस से मेरा एक सवाल है। यूनिस, आप प्लीज मुझे एक बात बताएं कि वहाँ पर नस्वार लगाते कहीं वो हंडिया वगैरह में तो नहीं कहीं डालते? वो एक और है अफीमी कढ़ाई। ओह माय गॉड, बहुत पेशावर हमसे 10 साल आगे है। इज इट फॉर रियल? या पेशावर इज मोर 10 years from Pakistan ahead of their time. Yes, मुझे आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है। अगर मैं अपनी लाइक आईज क्लोज करूँ, एक बात मैं कर रही हूँ, तो मैं आपकी सिर्फ ऑडियो सुन तो मुझे लिटरली लगेगा कि कोई पख्तून भाई बात कर रहा है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि मैंने आई एम वेजिटेरियन, तो मैंने ये चीजें नहीं ट्राई की है, तो मैं लेकिन ये कहूंगी कि
जो पठान, आप कभी जाए ना पठान होटल पर, जो पठान चाय बनाते हैं, Exactly. उससे बेहतरीन चाय एक मिनट, आप वेजिटेरियन है? यस, तभी आपकी सेहत ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए। आपको पता है एक साइंटिफिकली एक रिसर्च है जिसमें ये चीज साबित हुई है कि जो लोग वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं वो लोग सेहतमंद ज्यादा रहते हैं। नहीं, 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 हम इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं। डिसएग्री। हम इस बात से जिसने डिसएग्री गोश्त कर नहीं रहे खाया हैं। उसने कुछ भी नहीं किया लाइफ उसने जिंदगी नहीं गुजार रही है। जिंदगी नहीं गुजारी। मैं बस ये बता दूं आपको कि पेशावर का जो बात हो रहा है कि ये जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाले इस पर पूरा रिसर्च हम We want Yunus back. I can't come back. अब पेशावर का पठान फंस गया अंदर, अब मुश्किल है निकालना, लेकिन हम कोशिश करेंगे बंगाली आ जाए। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि एक पूरी रिसर्च है, we'll do it someday, कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इट्स अ बिग डिबेट। एंड आई टेल यू कि जो कहते हैं ना कि आप जानवर को नहीं मार सके, उनके भी मैं दांत की वजह से आपको बताऊंगा रिसर्च। बट हैविंग सेड दैट, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा एज अ होल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इज वेरी हैज वेरी हिस्टोरिकल वैल्यू। अगर आप जाएंगे तो सिर्फ खाना खाने नहीं जाए, आप घूमने जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल हेरिटेज है उनका। यस, वाकई में अनम जैसे भी खाने पीने की बातें होती हैं तो वाकई में भूख लग जाती है, और ये वाकई में आप लोग जरूर जाइएगा और जरूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का टेस्ट और वहाँ का टेस्ट काफी डिफरेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे शो का भी टाइम थोड़े ही कुछ लम्हे ही रह गए हैं, और जाते जाते आप लोगों के साथ जो है वो कोई ना कोई जो है पोइट्री शेयर करता है। तो आज हमारी कायनात, खूबसूरत कायनात, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो प्लीज कायनात। मुझे भी लगा वर्षा कहेंगी थोड़ा मसाला डाल के थोड़ा नमक डाल के। Yes, yes, yes. 2 प्लेट पार्सल। ये बहुत ही खूबसूरत शायरी है, और इनसे पर्सनली हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर इंसान इंस्पायर है। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है इल्लामा इकबाल साहब, उनकी शायरी है, तो जरूरत नहीं है मतलब अगेन, क्योंकि आप इतने बड़े लेजेंड की शायरी या उनके बोल आप अगर अदायगी उस तरह से ना कर सके तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कदम बढ़ाओ हम आपके साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। क्या बात है। So, यही बहुत खूबसूरत नोट, जैसे कि मैंने कहा कि हम सब के लेजेंड और हम सब के जिन्हें हम कहते हैं कहीं ना कहीं उनकी पोइट्री पढ़ के हम उनको, उनकी पर्सनालिटी को एक तरह से सोचते हैं कि क्या पर्सनालिटी थी कि उन्होंने हर तरह का, हर जबान में, हर टॉपिक पे या हर मुद्दे पे बात की, और ऐसी शायरी के जो बच्चे को समझ आ जाए। तो मैं he dreamt of Pakistan। Exactly. अगर वो ख्वाब ना देखते तो शायद ये ख्वाब पूरा ना हो। हकीकत बात है, और हर ख्वाब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो हमारे मौलिम है। और इसी के साथ जैसे कि पाकिस्तान का हर रंग है, दुनिया का हर रंग है, इसी तरह हमारे गपशप का भी अलग ही एक रंग है। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।